बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक के सारे लेक्चर्स में जो हम लोगों ने 5 लेक्चर्स लिए हैं वो हाइड्रोस्टैटिक्स के थे। स्टैटिक्स में जो वाटर था, लिक्विड था, वो रुका हुआ था। अब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिक्विड बहता हुआ पानी होगा, बहता हुआ लिक्विड होगा, इसलिए से हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर बहता हुआ होगा तो उसमें कुछ टर्म्स होंगे, जैसे फ्लो वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कुछ टर्म ऐसे हैं, या स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेनोमेरिकल आना ही आना है। तो पहला लिखें, इसमें कुछ टर्म पहले मैं डिस्कस करूंगा। पहला हेडिंग डालिए आप, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा, फिर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालिए, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है पहले समझो। आइडियल लिक्विड में लिखिए पहला पॉइंट, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल का क्या मतलब है कि अगर कोई कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर है तो उसमें 5 लीटर ही लिक्विड भर पाएगा। मतलब वो लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि 5 लीटर के कंटेनर में हम 5.2 लीटर लिक्विड एडजस्ट कर दें दबा दबा करके। ऐसा नहीं होगा आइडियल लिक्विड, राइट। तो इनकंप्रेसिबल होगा। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब है कि आइडियल लिक्विड में कोई भी विस्कस फोर्स नहीं होगा, विस्कोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यानी आइडियल लिक्विड की दो लेयर के बीच में, एक लेयर ये है मान लो, दूसरी लेयर ये है, तो ये एक दूसरे में जब रगड़ेंगी तो इनके बीच में कोई ड्रैग फोर्स, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा, राइट। एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, और डेंसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यानी पूरे लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो हर जगह बराबर बराबर होगा। यानी किसी कंटेनर में अगर लिक्विड भरा है तो जो लिक्विड पार्टिकल बॉटम पे है, टॉप पर है या मिड पे है, हर जगह लिक्विड की डेंसिटी बराबर बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी होगी किसकी, आइडियल लिक्विड की। तो अब मैं कभी भी बोलूंगा आइडियल लिक्विड, तो आइडियल लिक्विड का आप तुरंत मतलब समझेंगे, इनकंप्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा और यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड होगा, राइट। अगला टर्म आता है फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी, यहां कुछ टर्म है, पहले उनको समझना पड़ेगा तब हम इस टॉपिक में एंटर कर पाएंगे। फ्लो वेलोसिटी, इसमें एक लाइन लिखें, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल वाई विच, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल वाई विच दे शिफ्ट अलोंग द फ्लो, वाई विच दे शिफ्ट अलोंग द फ्लो, वाई विच दे शिफ्ट अलोंग द फ्लो, उसे बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी। मतलब समझे, कह रहे हैं फ्लो की डायरेक्शन में, लिक्विड के पार्टिकल फ्लो की डायरेक्शन में पर सेकंड कितना मीटर आगे बढ़ रहे हैं, उसे हम लोग बोलने जा रहे हैं फ्लो वेलोसिटी, राइट। तो जरा समझिए, अगर हम आपसे कहें कि ये मान लीजिए हमारा कोई पाइप है, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्लो वेलोसिटी का। तो फ्लो वेलोसिटी क्या है, वास्तव में लिक्विड पार्टिकल की वो वेलोसिटी है जिस रेट से लिक्विड पार्टिकल फ्लो की डायरेक्शन में आगे शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ये वास्तव में मीटर पर सेकंड है, लेकिन लिक्विड पार्टिकल एक सेकंड में कितना मीटर शिफ्ट हो रहे हैं उसे हम लोग बोल रहे हैं फ्लो वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्लो की डायरेक्शन और स्पीड हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो जरा समझो, मान लो तुमसे कहें ये कोई पाइप है, इस पाइप में मान लीजिए लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऐसे ये लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है। फ्लो की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है, ऐसे ऐसे मान लीजिए लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हम आपसे कहें कि हम फ्लो की डायरेक्शन में, हमने मान लो यहां से यहां तक हमने देखा ये लिक्विड पार्टिकल यहां से यहां तक डी एक्स शिफ्ट कर गए, और डी एक्स शिफ्ट कर गए डी टी टाइम में। तो बताओ फ्लो की डायरेक्शन राइट साइड है,
तो राइट साइड लिक्विड पार्टिकल dx शिफ्ट करे dt टाइम में, तो जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो बताइए dy बाई dt होगा x का, तो dx बाई dt ये बनेगा फ्लो वेलोसिटी, और इसकी जो यूनिट होगी बताइए वो मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन होगी अलोंग द फ्लो, अलोंग द फ्लो, राइट। तो फ्लो वेलोसिटी वास्तव में वेलोसिटी है किसकी, लिक्विड पार्टिकल की। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में पार्टिकल पर सेकेंड कितना मीटर आगे बढ़ रहे हैं उसे हम लोग बोल रहे हैं फ्लो वेलोसिटी, राइट। एक टर्म होता है यूनिफॉर्म फ्लो, एक टर्म होता है यूनिफॉर्म फ्लो। कुछ टर्म यहां पे पहले समझने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो, इसमें एक लाइन लिखें, नाम से समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट और फ्लो का मतलब फ्लो वेलोसिटी, यानी लिक्विड का हर एक पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, यानी फ्लो की डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ऐसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसमें एक लाइन लिखें, इफ फ्लो वेलोसिटी इज सेम, if flow velocity is same at each point, if flow velocity is same at each point, if flow velocity is same at each point along the flow, along the flow, along the flow, then known as uniform flow, then known as uniform flow, then known as uniform flow। तो पहले समझो यूनिफॉर्म फ्लो क्या है। सबसे पहले एक बात समझ लो, यूनिफॉर्म फ्लो हमेशा ऐसे पाइप में मिलेगा जिस पाइप में क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह बराबर बराबर हो। अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप हुआ तो हम उस पाइप में यूनिफॉर्म फ्लो अचीव नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म फ्लो यानी लिक्विड के पार्टिकल एक फिक्स स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ये तभी होगा जब पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, हर जगह बराबर हो। जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, और ये देखो एरिया, यहां एरिया क्रॉस सेक्शन और यहां एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर। एक पार्टिकल हमने ये ले लिया 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल हमने ये ले लिया 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल हमने ये ले लिया 3 पार्टिकल। अगर 1 पार्टिकल आगे v स्पीड से जा रहा है तो 2 पार्टिकल भी v स्पीड से जाएगा और 3 पार्टिकल भी v स्पीड से जा रहा है। यानी इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें हम कोई भी पार्टिकल पकड़ लें, कहीं का भी पार्टिकल पकड़ लें, हर एक पार्टिकल की फ्लो वेलोसिटी v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v मीटर पर सेकेंड। यानी फ्लो की डायरेक्शन में लिक्विड का हर एक पार्टिकल बराबर बराबर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे फ्लो को हम लोग नाम देने जा रहे हैं यूनिफॉर्म फ्लो, राइट। क्लियर है एकदम से। अब यहां पर एक टर्म आता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ फ्लो की, रेट ऑफ फ्लो क्या चीज है पहले समझिए। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो बेटा वास्तव में लिक्विड की क्वांटिटी है, यानी लिक्विड का वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी फ्लो की डायरेक्शन में लिक्विड की कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसे हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो। यानी यहां पर लिक्विड क्वांटिटी, लिक्विड क्वांटिटी, लिक्विड क्वांटिटी को मैं लिखने चला वॉल्यूम, लिक्विड क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड, flowing per second is known as rate of flow,
इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो। तो पहले समझ लो रेट ऑफ फ्लो क्या है। रेट ऑफ फ्लो वास्तव में लिक्विड की क्वांटिटी है, लिक्विड का वो वॉल्यूम है जो पर सेकेंड फ्लो की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और यहां पे ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है। मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, ये एरिया, ठीक है। तो बताओ यहां पर अगर हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो हमने क्या करा, हमने देखा कि डीएक्स शिफ्टिंग लिक्विड पार्टिकल डीटी टाइम में कवर किए इन डीटी सेकेंड। तो बताओ यहां का लिक्विड यहां तक पहुंच गया डीटी टाइम में, तो ये जो क्वांटिटी है लिक्विड की, इतना वॉल्यूम, तो डी वाई बाई डी टी ये वॉल्यूम है, कैपिटल बी लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम, या फिर डी वाई बाई डी टी क्यू का, क्यू का मतलब है क्वांटिटी, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्यू मतलब क्वांटिटी, इज इक्वल टू, तो बताओ कितना होगा। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया क्रॉस सेक्शन ए इंटू डीएक्स। तो बताओ ए डीएक्स कितने टाइम में गया, डी टाइम में, तो पर सेकंड कितना गया, ए डीएक्स बाई डी टी। और dx बाई डी टी को अभी भी सीख के गए हैं फ्लो वेलोसिटी, तो ये निकल के आ गया a इंटू फ्लो वेलोसिटी, ए इंटू बी फ्लो वेलोसिटी। तो अगर बताइए इस क्रॉस सेक्शन का पाइप है और हमसे कहा जाए इससे पर सेकेंड कितना लिक्विड की क्वांटिटी बाहर निकल रही है, तो वो होगा a इंटू बी और इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि मान लो ये पाइप ऐसे था, समझना, ऐसे ये पाइप था, हम गए हमने इस पाइप को ऐसे काट दिया। अगर ऐसे काटा तो ध्यान से देखिएगा, अब ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का हो गया, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का हो गया बेटा, ऐसे। तो पता है इस पाइप का क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे हो गया और इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये है फ्लो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये बेटा फ्लो वेलोसिटी की डायरेक्शन। और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया देखो ऐसे है, तो हम आपको बताएं एरिया वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किसी भी सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर देखो ऐसे होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये एरिया वेक्टर और ये फ्लो वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच में मान लो ये एंगल थीटा है। अब कहा जाए यहां रेट ऑफ फ्लो बताइए, तो हम आपको बता दें कि ये एरिया ऐसे था, ये वो प्लेन था सर्कुलर, ऐसे था एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा था, तो इधर आएगा ए का कॉस थीटा, इधर आएगा ए का साइन थीटा। तो आपको पता है ये जो फ्लो वेलोसिटी है और ए कॉस थीटा है, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ए साइन थीटा जो एरिया है वो इस फ्लो वेलोसिटी से 90 डिग्री में है, तो इस एरिया से ए साइन थीटा से कोई रेट ऑफ फ्लो नहीं देखा जाएगा। यानी डी वाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम का, वॉल्यूम पर सेकेंड, ये आएगा ए कॉस थीटा एरिया इंटू बी। तो बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, यहां पर जो एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लो के लिए वो ए कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा। ये पूरा एरिया ए ऐसे है, अब पूरे एरिया से फ्लो नहीं हो रहा है, अब केवल ए कॉस थीटा के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो ए कॉस थीटा इंटू बी लिखा जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर। तो हम आपको एक बात और बता दें कि जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो वास्तव में ए डॉट बी होता है, एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात और सिखाई थी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे हम लोग फ्लक्स बोलने लगते थे। क्या बोलते थे? फ्लक्स। तो याद करो, अगर हम आपसे कहें ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे बताओ एरिया डॉट वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का फ्लक्स है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी, फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी, ये बन जाएगा फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी।
फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एरिया से मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी, और इसकी यूनिट बताओ रेट ऑफ फ्लो की होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। राइट, नोट करें। आगे बढ़ा जाए बेटा, इसे नोट करिए। अब यहां पे दो टर्म है, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक है टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, पहले ये हमको समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। समझिए जरा, अगर हम आपसे कहें स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो या इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसी को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर इसी को बोलते हैं लैमिनर फ्लो, इसी को बोलेंगे लैमिनर फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो एक ही मतलब। पहले तो इसका मीनिंग जरा हम आपको समझा दें क्या है। जैसे एक मान लो कोई पाइप है और इस पाइप में अगर हमको लैमिनर फ्लो देखना है या स्ट्रीमलाइन फ्लो देखना है, तो ये ऐसे स्ट्रीमलाइन के फॉर्म में लिक्विड फ्लो करेगा, ऐसे। मतलब समझो जरा इस बात का क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझिए जरा। इन लाइंस को हम लोग, ये जो पाथ है लिक्विड पार्टिकल का, ये जो ट्रेजेक्टरी हम दिखा रहे हैं, इन रास्तों पर लिक्विड पार्टिकल भाग रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइंस। तो पहले जरा समझें, अगर हम आपसे कहें कि यहां पर एक पार्टिकल, कोई पार्टिकल, ये मान लो 1 पार्टिकल है, या चलो ये ए पार्टिकल है, और ये पार्टिकल मान लो बी पार्टिकल है। जब ए यहां पे पहुंचा तो इस जगह पे उसने अपनी वेलोसिटी अगर v1 रखी, और बी पार्टिकल जब यहां है, इसकी स्पीड ऐसे देखिए, वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की उस स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट के अलोंग होती है, तो यहां वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगी, मान लो v2। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है, पीछे वाला पार्टिकल हमेशा अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। मतलब ये ए पार्टिकल जब यहां पहुंचा और स्पीड अगर v1 है, तो बी पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो अपनी स्पीड v1 कर लेगा और सेम डायरेक्शन में कर लेगा। तो हम कहेंगे दोनों पार्टिकल एक ही स्ट्रीम लाइन के हैं, यानी एक स्ट्रीम लाइन के सारे पार्टिकल हमेशा पीछे वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा। और आगे वाला पार्टिकल अगर यहाँ v1 है, आगे चल के मान लो इसने अपनी स्पीड यहाँ v0 करी, तो बी पार्टिकल कहता है जब हम यहां पहुंचेंगे तो हम भी अपनी स्पीड यहां v1 करेंगे और यहां पहुंचने पर अपनी स्पीड v0 करेंगे। यानी बताओ पीछे वाला पार्टिकल एकदम आइडेंटिकली ए के जैसा मूव करेगा, और जैसे जैसे ए आगे जाने पर अपनी स्पीड बदलेगा, एकदम वैसे ही स्पीड बदलेगा पार्टिकल बी, राइट। और ये दो स्ट्रीमलाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर कट कर गई तो बताओ किसी भी पॉइंट पर लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जबकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लिक्विड बताओ लैमिनर के प्लेट्स के फॉर्म में, लैमिना के फ्लो में, लैमिना के फॉर्म में फ्लो करता है, तो किसी भी पॉइंट पर लिक्विड पार्टिकल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है फ्लो की, राइट। तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, लैमिनर फ्लो क्या है। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये दिमाग में रखिए कि हर पीछे वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करेगा, और ए पार्टिकल की अगर यहां स्पीड v1 है तो बी पार्टिकल कहेगा हम जब यहां पहुंचेंगे तो हम भी अपनी स्पीड v1 कर लेंगे। अच्छा, यहां कोई पीछे वाला पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो अपनी स्पीड v2 करेगा और यहां जाके अपनी स्पीड v1 करेगा।
और इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस। ओके, तो इसमें लिखिए थोड़ा सा, लिखें इफ वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल, if velocity of all particles passing through point A, if velocity of all particle passing through point A is same, passing through point A is same, मतलब समझे इस बात का कि A पर वेलोसिटी अगर इसकी v1 है तो B वाला पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो ये भी v1, और कोई पार्टिकल अगर यहां C है इसी स्ट्रीम लाइन का, और यहां देखो इसकी स्पीड अगर v3 है तो जब ये b की जगह पहुंचेगा तो अपनी स्पीड v2 करेगा, और a पे पहुंचेगा तो अपनी वेलोसिटी v1 करेगा। तो if velocity of all particle passing through point A is same, thus each particle follow the path, thus each particle follow the path as taken by previous particle, follow the path as taken by previous particle passing through that point, previous particle passing through that point, right? फुल स्टॉप बाद लिखिए, the path taken by a particle, the path taken by a particle, the path taken by a particle in flowing fluid, in flowing fluid, in flowing fluid is called line of flow, is called line of flow, is called line of flow. The tangent at any point, यहां देखो टेंजेंट ड्रॉ करें, the tangent at any point on the line of flow, on the line of flow give the direction of motion, give the direction of motion of that particle, give the direction of motion of that particle at that point, at that point, इस पॉइंट पर ए पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा और कितनी वेलोसिटी जाएगा ये बताओ। इस पॉइंट पर टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, जैसे हम तुमसे कहें यहां का पार्टिकल तो यहां जो टेंजेंट आएगा इसके अलोंग भागेगा ऐसे। तो किसी भी पार्टिकल की अगर हमें मोशन की डायरेक्शन देखनी स्ट्रीम लाइन फ्लो में, तो हम उस स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही बताओ उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, राइट? फुल स्टॉप वाले लिखें, इन स्टडी फ्लो द लाइन ऑफ फ्लो इज नोन एज, इन स्टडी फ्लो द लाइन ऑफ फ्लो इज नोन एज स्ट्रीम लाइन, इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस, इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। फुल स्टॉप वाले लिखिए, टू स्ट्रीम लाइन cannot intersect, two streamline cannot intersect, comma, if they intersect, that is two velocity of particle, that is two velocity of particle, that is two velocity of particle at the same point, that is two velocity of particle at the same point, which is not possible, which is not possible। जैसे एक स्ट्रीमलाइन ये है और एक स्ट्रीमलाइन ये है, कोई तुमसे कहे क्या ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, आपका जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर एक टेंजेंट देखो इधर आ रही है, एक टेंजेंट इधर आ रही, तो जो पार्टिकल यहां है अब बताओ वो इस रास्ते पे जाएगा कि इस रास्ते पे जाएगा, ऐसा स्ट्रीमलाइन में नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी भी पॉइंट पर एक फिक्स डायरेक्शन होती फ्लो की, तो उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आएगी, दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। आई थिंक क्लियर। अब चलिए टर्बुलेंट फ्लो, एक फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में एक लाइन लिखें, the speed of fluid at a point,
the speed of flow at a point is continuously undergoing changes in both magnitude and direction. Full stop वाला लिखिए, it is a type of flow in which fluid undergoes irregular fluctuation or mixing. समझिए, कह रहे हैं जो टर्बुलेंट फ्लो है वो कुछ इस तरीके का है कि किसी भी पॉइंट पर फ्लो की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर जो फ्लो है उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलते रहते हैं। जैसे लिक्विड है, हम उस लिक्विड को मथ दें, जैसे गांव में मट्ठा वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो लिक्विड को घुमा दें, चर्न अप कर दें, तो हम देखते हैं कि वहां लोकल करंट्स डेवलप हो जाती हैं कुछ इस तरीके की। ये लिक्विड कोई इधर जाने लगा, कोई ये इधर जा रहा है, समझ रहे हैं, और कोई लिक्विड पार्टिकल ये देखिए ऐसे घूम के जा रहा है, यहां का लिक्विड ऐसे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये जो फ्लो है, हमने लिक्विड को एकदम मत दिया है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लोकल करंट्स आर डेवलप्ड, ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, राइट। अब यहां पर आता है अगला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हेड डालिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आगे हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बात होगी कि रेनॉल्ड नंबर ही डिसाइड करता है कि किस रेंज तक लैमिनर फ्लो, कब टर्बुलेंट फ्लो, तो वो सब अभी आगे आएगा। पहले हेड डालिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में एक लाइन लिखिए, इट इज द लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड। It is the law of volume conservation of liquid. It is the law of volume conservation of liquid that is in steady state, rate of flow of liquid will be same. Rate of flow of liquid will be same at each point along the flow. मतलब समझो, कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो लिक्विड का वॉल्यूम कंजर्वेशन है। वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब ये कितना लिक्विड की क्वांटिटी, कितना लिक्विड मीटर क्यूब पर सेकंड पाइप में अंदर आया, कितना बाहर निकल रहा है, ऐसा हिसाब किताब लगाएंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर स्टेडी स्टेट आ गया, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि कंटेनर के अंदर या पाइप के अंदर लिक्विड का रुकना बंद हो जाए, यानी एक बार पाइप पूरा भर जाए, तो फिर बताओ, हम पढ़ रहे हैं आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड हमने कहा था इनकम्प्रेसिबल होता है। तो समझिए, मान लो हम ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप लेके आए हैं, ऐसे ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप है। मान लो यहां पूरे में ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा पाइप लिक्विड से भर गया। तो इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ऐसे यहां का एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे बड़ा है, इसे नाम दिया A1।
ये एरिया सबसे छोटा, इसे नाम दिया A2, और ये एरिया बताओ A3 है। तो एरिया का ऑर्डर है A1 क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे बड़ा, फिर A3 और सबसे छोटा A2। A2 सबसे छोटा बेटा, ध्यान देना। यहां का जो लिक्विड है मान लो वो फ्लो कर रहा है V1 वेलोसिटी से, यहां के लिक्विड पार्टिकल V2 वेलोसिटी से, और यहां के लिक्विड पार्टिकल V3 फ्लो वेलोसिटी से। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है अगर स्टेडी स्टेट आ गया, एक बार एक पाइप पूरा लिक्विड से भर गया, तो बताओ जितना लिक्विड अब यहां से अंदर जाएगा, क्योंकि लिक्विड आइडियल इनकॉम्प्रेसिबल, हम उसे दबा दबा के भर नहीं सकते हैं, तो बताओ अगर पाइप पूरा भर गया तो इससे ज्यादा तो भर नहीं सकते, तो जितना लिक्विड यहां से पर सेकंड अंदर जाएगा उतना ही पर सेकंड यहां से आगे खिसकेगा, उतना ही पर सेकंड यहां से बाहर निकलेगा। यानी हर पॉइंट से पास होने वाली लिक्विड की क्वांटिटी पर सेकंड, लिक्विड की क्वांटिटी बताओ अलग अलग होगी कि सेम होगी। तो आपका जवाब होगा सेम होगी, क्योंकि पाइप एक बार अगर पूरा भर गया है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है कि जितना लिक्विड पर सेकंड एंटर करेगा उतना ही पाइप के अंदर पर सेकंड आगे बढ़ेगा, उतना ही पर सेकंड पाइप से बाहर निकलेगा। यानी ये लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड है। तो देखिए मैं लिखने चला डी वाई बाई डी टी, वन पॉइंट पर लिक्विड की क्वांटिटी डी क्यू वन बाई डी टी, कुछ लोग इसे डी वी बाई डी टी भी बोलते हैं, वॉल्यूम या क्वांटिटी, और डी क्यू टू बाई डी टी सेकेंड पॉइंट पर रेट ऑफ फ्लो और थर्ड पॉइंट पर रेट ऑफ फ्लो, बताइए बराबर बराबर होगा। तो देखो यहां से पर सेकेंड इनकमिंग लिक्विड कितना होगा, याद करो अभी अभी हमने रेट ऑफ, ये रेट ऑफ फ्लो ही तो लिखा है। ये डी क्यू बाई डी टी क्या चीज है, ये डी क्यू बाई डी टी अभी अभी पढ़ाया है रेट ऑफ फ्लो, ये बेटा रेट ऑफ फ्लो है। तो देखिए भाई यहां से पर सेकेंड कितना लिक्विड अंदर गया तो उसे हम लिखेंगे A1 B1, यहां से पर सेकेंड कितना आगे बढ़ा तो इसे बोलेंगे A2 B2, और यहां से पर सेकेंड कितना बाहर निकला तो वो A3 B3। ये स्टेडी स्टेट में हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्टेडी स्टेट, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम कॉन्टिन्यूअस लिक्विड में ही लगाएंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लिक्विड में लगाएंगे। तो A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3 आ गया। तो सोचो जहां एरिया सबसे बड़ा, जहां एरिया सबसे बड़ा वहां फ्लो वेलोसिटी सबसे कम होगी, और जहां एरिया सबसे छोटा वहां फ्लो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम तुमसे कहें कि स्टडी स्टेट में इस वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के पाइप में लिक्विड की रफ्तार फ्लो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड सबसे ज्यादा कहां होगा, तो जवाब होगा जहां एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे कम है वहां लिक्विड की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और स्टडी स्टेट में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को लोग ऐसे याद रखते हैं कि जितना इनकमिंग उतना यहां से पर सेकंड पासिंग, उतना यहां से पर सेकंड आउटगोइंग। राइट, नोट करिए। हो गया। अब देखिए जरा, तो ऐसे मत याद कर लेना कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि पर सेकंड इनकमिंग इक्वल टू पर सेकंड आउटगोइंग। ऐसे बहुत सारे लोग जल्दबाजी में और गलत तरीके से याद कर लेते हैं। याद क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वास्तव में लिक्विड की क्वांटिटी का कंजर्वेशन है, कि जितना लिक्विड यहां से अंदर आया उतना ही लिक्विड, अगर ये पूरा पाइप भर गया है तो जितना यहां से अंदर आएगा उतना ही यहां से पास होगा, उतना ही बाहर निकलेगा। क्योंकि जो लिक्विड अब अंदर आ रहा है वो यहां रुक नहीं सकता, क्योंकि पाइप पूरा भर चुका है, ठीक है। तो पर सेकेंड जितना इनकमिंग होगा उतना ही पर सेकेंड आउटगोइंग होगा। कब? जब पाइप पूरा भर गया, जब स्टेडी स्टेट आ गया। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट नहीं आया, नॉन स्टेडी स्टेट होगा, तो हम वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वास्तव में लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड है। समझाते हैं हम अपनी बात को दूसरे तरीके से। देखिए मान लीजिए हम आपसे कहें ऐसे,
हम अपनी बात को जरा दूसरे तरीके से समझाएं। मान लो हम आपसे कहें ऐसे कोई ये ओपनिंग है और ये स्मॉल ओपनिंग और ये एक स्मॉल ओपनिंग, ये कैपिटल ए एरिया है, ये स्मॉल a1 और ये स्मॉल a2। यहां से लिक्विड पर सेकेंड a इंटू बी लिक्विड की क्वांटिटी पर सेकेंड एंटर कर रही है। कुछ लिक्विड इधर जा रहा होगा ऐसे और कुछ लिक्विड इधर जा रहा होगा, और मैं देख रहा हूं ये पाइप पूरा भर गया है। तो यहां से लिक्विड v1 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, यहां से v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। तो जरा बताओ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता था कि लिक्विड की क्वांटिटी का कंजर्वेशन आप लगा दीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो लिक्विड की क्वांटिटी का कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे जरा समझो। यहां से पर सेकंड जितना देखो स्टेडी स्टेट है, इन स्टेडी स्टेट क्या ये पाइप पूरा भर चुका है? यस। तो बताओ अब अगर यहां से पर सेकंड लिक्विड अंदर आ रहा है तो क्या बताओ वो पाइप में रुक पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब जितना यहां से पर सेकंड अंदर आएगा उतना ही पर सेकंड कुछ यहां से बाहर जाएगा, कुछ यहां से बाहर जाएगा। तो जितना पर सेकंड अंदर आएगा उतना ही पर सेकंड बाहर निकलना है, क्योंकि अंदर अब लिक्विड और सेट नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे पर सेकंड इनकमिंग लिक्विड की क्वांटिटी ए इंटू बी और पर सेकंड आउटगोइंग क्वांटिटी a1 b1 प्लस a2 b2। ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहां पर बढ़िया समझ लो कि जितना पर सेकंड यहां से आया, आने का एक ही रास्ता है, तो पर सेकंड आने का रेट इतना और पर सेकंड जाने का रेट दो जगह है, तो दोनों को मिला के इतना। ये हमारा वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड आपने लगा दिया। बोलो भाई, कोई डाउट? अब समझना जरा, क्लियर है ना? अगर हम आपसे कहें यहां पर ऐसे बोले, समझना, ये मान लो कोई कंटेनर है, इसका बेस एरिया बहुत बड़ा है, हमने यहां पर एक छोटा सा ऑरिफिस स्मॉल ए एरिया का एक ऑरिफिस बना रखा है, और इसका जो बेस एरिया है वो कैपिटल ए है, और कैपिटल ए स्मॉल ए से बहुत बड़ा है। कंटेनर का बेस एरिया कैपिटल स्मॉल ए से बहुत बड़ा है। अब समझिए यहां से एक नल है, टैप, इस टैप से ऐसे वाटर आ रहा है, ऐसे वाटर आ रहा है, ऐसे लिक्विड की जेट बाहर आ रही है। ठीक है, यहां पे हमने ये एक कॉर्क था, ऐसे इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो लिक्विड शुरू हो गया आना। यहां का एरिया मान लो हम आपसे कहें, इसको हम लोग नाम देते हैं A1, चलो A1, और यहां से लिक्विड आ रहा B1 वेलोसिटी से। सुनना, अभी ये कंटेनर खाली था, अगर ये कंटेनर खाली था तो तुम खुद सोचो लिक्विड जैसे ही यहां आएगा गिरेगा, जैसे ही गिरेगा तो यहां से कुछ कुछ निकलना भी शुरू हो जाएगा। मान लो यहां से v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो जरा सोचना, मैं तुम्हें यह सिखाने चाह रहा हूं कि जितना पर सेकंड यहां से आएगा उतना पर सेकंड यहां से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग छोटा है, स्मॉल ओपनिंग है, तो लिक्विड के बाहर जाने का रेट कम होगा, तो कुछ लिक्विड कंटेनर में इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होने लगेगा तो लिक्विड की हाइट बढ़ने लगेगी। तो हमसे कोई यही सवाल कर सकता है कि बताओ पर सेकंड लिक्विड की कितनी हाइट बढ़ती जाएगी? तो हम लगाने चले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता, ध्यान देना कि पर सेकंड आया A1 B1, इतना आया, पर सेकंड निकला स्मॉल a इंटू बी, इतना निकला, प्लस इतना कंटेनर के अंदर a इंटू डी वाई बाई डी टी एच का, इतनी हाइट पर सेकंड लिक्विड की अचीव होने लगेगी। तो देखो पर सेकंड जो हाइट आएगी डी एच बाई डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट इनसाइड द कंटेनर, ये आएगा A1 B1 माइनस स्मॉल a इंटू बी। ध्यान देना, ये हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट, इंक्रीज ऑफ हाइट इनसाइड कंटेनर,
लेकिन हम आपको बता दें ये जो डी एच बाई डी टी है ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? जैसे जैसे लिक्विड बढ़ता जाएगा ये फ्लो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, निकलने का रेट बढ़ेगा। क्योंकि निकलने का रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑरिफिस के ऊपर किस हाइट तक लिक्विड भरा है। तो बताओ समय के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फ्लो वेलोसिटी बढ़ेगी, और फ्लो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये देखो बढ़ेगा, तो डी एच बाई डी टी घटने लगेगा, घटने लगेगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब अगर पहले 1 सेकंड में ये हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ी है तो अगले 1 सेकंड में ये हाइट 1.5 सेंटीमीटर, अगले 1 सेकंड में ये हाइट 1 सेंटीमीटर ही बढ़ेगी। यानी इसके इक्वल टाइम में इन टी सेकंड, इन टी सेकंड, इन टी सेकंड, देखिए ध्यान से, पहले टी टाइम में अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा तो अगले टी टाइम में उससे कम, अगले टी टाइम में उससे भी कम। क्यों? क्योंकि यहां से पर सेकंड जितना आ रहा है, बताओ निकलने का रेट बढ़ता चला जा रहा है तो कंटेनर में रुकने का रेट कम होता जा रहा है, तो हाइट कम कम बढ़ना शुरू होगी। यानी सबसे ज्यादा हाइट शुरुआत में बढ़ेगी, पहले एक हाइट के बढ़ने का रेट सबसे ज्यादा शुरू में, उसके बाद कम, उसके बाद और कम। तो क्या ऐसा भी हो सकता है आगे चल के हाइट बढ़ना बंद हो जाए? तो तुम कहोगे बिल्कुल हो सकता सर। कब? जब जितना पर सेकंड आए उतना पर सेकंड निकलने लगे तो बताओ अंदर जो हाइट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर बताओ लिक्विड की हाइट का बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसी स्टेट को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। और उस स्टेडी स्टेट में हम कह सकते हैं कि पर सेकंड इनकमिंग लिक्विड की क्वांटिटी और पर सेकंड आउटगोइंग लिक्विड की क्वांटिटी बराबर होगी। राइट? तो ध्यान दीजिए ये भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ये हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया कि इतना पर सेकंड लिक्विड मीटर क्यूब पर सेकंड आया, इतना बताओ पर सेकंड बाहर निकल गया और इतना कंटेनर में रुक गया। दैट इज द लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही तो लगा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लेकिन इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे नॉन स्टेडी स्टेट, नॉन स्टेडी स्टेट। और जब स्टेडी स्टेट आएगा तो स्टेडी स्टेट बेटा हम किसे कह रहे हैं? जब कंटेनर के अंदर हाइट का बढ़ना बंद हो जाएगा, जब कंटेनर के अंदर लिक्विड कॉलम की हाइट का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो समझो जरा, ये वो ऑरिफिस है, मान लो यहां तक हाइट है, हम ये हाइट भी निकाल सकते हैं कितनी हाइट होगी, ये हाइट कांस्टेंट हो गई। अब हम देख रहे हैं कि यहां से ये A1 एरिया और यहां से लिक्विड V1 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, यहां पे लिक्विड V वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, स्मॉल एरिया। अब हम देख रहे हैं इस कंटेनर के अंदर लिक्विड का रुकना बंद हो गया। तो बताओ अब मैं तुमसे कहूं इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट बताओ ये जो हाइट है ये कांस्टेंट हो गई, यानी हाइट के बढ़ने का रेट dh बाई dt 0 हो गया। इसका मतलब पर सेकेंड इनकमिंग A1 V1 और पर सेकेंड आउटगोइंग स्मॉल ए और फिश का एरिया इनटू V, ये लगेगा अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखो अब हमने वही तो लगाया, पर सेकेंड इनकमिंग क्वांटिटी इक्वल टू पर सेकेंड आउटगोइंग। लेकिन ये तब लगाएंगे जब कंटेनर के अंदर, पाइप के अंदर फर्दर लिक्विड का रुकना बंद हो जाए। ये भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ये नॉन स्टेडी स्टेट में है, ये स्टेडी स्टेट में। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम तुमसे कहें कि ये बताओ H हम निकालना चाहते हैं, तो देखो A1 हमें सवाल में दिया जाएगा V1, स्मॉल a दिया जाएगा, और ये जो V है वो इस H पे डिपेंड करता है, और ये होता है √2GH। अब तुमको सर ये कहां से लिख दिया आपने √2GH? तो अभी हम थोड़ी देर बाद बर्नौली थ्योरम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें एक पॉइंट यहां लेंगे, एक पॉइंट यहां लेंगे, और उनके बीच में लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो अभी तुम्हें ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि कोई भी ऑरिफिस, स्मॉल एरिया के ऑरिफिस से जो लिक्विड निकलता है उसकी फ्लो वेलोसिटी होती है √2GH।
तो यहां से बताओ हम वो एच भी निकाल सकते थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि एक टैप का एरिया इतना है, फ्लो वेलोसिटी इतनी है, या सीधा बोल दें कि पर सेकंड हम कंटेनर में इतना लिक्विड डाल रहे हैं, बताओ कुछ देर तक लिक्विड का लेवल बढ़ता चला गया और फिर देख रहे हैं कि हाइट कांस्टेंट हो गई, तो कह रहे हैं वो कांस्टेंट हाइट बताइए। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा करके इस v की जगह √2gh रख के h निकाल सकते हैं। नोट करिए। हटा दें इसको। बात समझ में आ गई है? हेडिंग डालिए, एनर्जी ऑफ आइडियल लिक्विड। एनर्जी ऑफ आइडियल लिक्विड। हम लोग आइडियल लिक्विड पढ़ रहे हैं, विस्कस लिक्विड की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो हेडिंग डालें, एनर्जी ऑफ आइडियल लिक्विड। एनर्जी ऑफ आइडियल लिक्विड। बेसिकली हम लोग आइडियल लिक्विड में किसी पॉइंट की एनर्जी की बात करते हैं। जैसे ड्रम में अगर लिक्विड भरा है तो हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे उस पूरे लिक्विड की एनर्जी बताओ, नहीं, हम कहेंगे कि जो पॉइंट लिक्विड का पार्टिकल टॉप पे उसकी टोटल एनर्जी बताओ, जो बॉटम पे उसकी एनर्जी बताओ। ये एक ऑरिफिस कर दें तो ऑरिफिस से जो पार्टिकल बाहर आ रहा है उसकी एनर्जी बताओ, ऐसी बातचीत कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। और मैंने तुम्हें बे मोशन में पढ़ाया था, पॉइंट का मतलब होता है ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। तो हम लोग आइडियल लिक्विड में 3 तरीके की एनर्जी पढ़ते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। ऑफ ए पॉइंट का मतलब पहले समझो, ऑफ ए पॉइंट का मतलब ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम। ऑफ ए पॉइंट बोलो या पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, एक ही बात है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, तो ध्यान दो, हम आपसे कहें ये मान लो कोई कंटेनर है ऐसे, ठीक, कंटेनर हो सकता है, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लो लिक्विड भरा है, ऐसे भरा है। हमने कहा हमें यहां के किसी पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो हम पार्टिकल का मतलब हमने यहां पर डीएम मास कंसीडर किया, जिसका जो वॉल्यूम है वो डीवी वॉल्यूम है। तो हम पॉइंट किसे बोलेंगे, पॉइंट का जो मास होता है वो डीएम अपॉन डीवी होगा, यानी यूनिट वॉल्यूम के मास को हम लोग पॉइंट का मास कहेंगे। तो बताओ ये यहां से इस लेवल से एच हाइट पे है मान लो, तो ध्यान देना हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं। तो देखना डी यू आपके हिसाब से लिखना चाहिए डीएम जी एच, लेकिन ये पता जो डीएम जी एच पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ये डीएम मास की लिखी है, ये मास है डीएम, लेकिन हमको एनर्जी डीएम मास की नहीं चाहिए, हमको तो पॉइंट मास की चाहिए। तो बता उसे हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो डीवी से डिवाइड कर दिया तो डीएम अपॉन डीवी और ये जीएच, तो डीएम अपॉन डीवी बन गया मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ये आ गया रो जीएच।
ये बन गया रो जी एच। यानी हम यहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, डी यू बाई डी वी की बात कर रहे हैं, तो वो बन के आता है रो जी एच। यानी यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रो जी एच। क्यों? हमने एम जी एच ही लिखा है, लेकिन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम होता है रो, तो हमने एम जी एच की जगह रो जी एच लिख दिया। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम रो क्यों हो गया? क्योंकि डीएम अपॉन डीवी वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम रो बन गया। तो वास्तव में ये mgh ही लिखा है, बस m हमने यूनिट वॉल्यूम का लिखा है। तो ये जो रो है ये बेसिकली मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम। हम लोग आइडियल लिक्विड में 3 तरीके की एनर्जी पढ़ते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, एक पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो दूसरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट कहो या ऑफ यूनिट वॉल्यूम कहो, एक ही बात है। ठीक है, समझिए जरा। मान लो हम आपसे कहें ऐसे, ये मान लो एक पाइप है या रिवर है कोई भी, इसमें ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, मोशन में लिक्विड है। यहां पर ये मान लो हमने डीएम मास कंसीडर किया लिक्विड का, और इसके पास फ्लो वेलोसिटी v है, ये डीएम है और इसका डीवी वॉल्यूम है। तो आपको पता है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी डी के ई, वो लिखा जाएगा हाफ डी एम बी स्क्वायर। लेकिन हमको काइनेटिक एनर्जी डीएम मास की नहीं लिखनी है, हमको काइनेटिक एनर्जी पॉइंट मास की लिखनी है। तो हम लिखेंगे डी के ई अपॉन डीवी वॉल्यूम। तो ये बनेगा हाफ डीएम अपॉन डीवी इंटू वी स्क्वायर, तो ये बन गया हाफ रो वी स्क्वायर। तो बेसिकली हमने लिखा हाफ एम बी स्क्वायर ही है, लेकिन हाफ एम में मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम रो हो गया, ये हमारा मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, बोलो बेटे, ये मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम हो गया जिसे हमने रो लिखा है। राइट। तीसरा होता है यहां पर प्रेशर एनर्जी। तीसरा होता है प्रेशर एनर्जी। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता था, आज यहां प्रेशर हम लोग एनर्जी पढ़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो बेसिकली प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में यूनिट वॉल्यूम के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहां प्रेशर को एनर्जी बोला जा रहा है। राइट। तो ध्यान दीजिए प्रेशर एनर्जी का क्या मतलब है, जरा इस बात को पहले समझा जाए। जैसे हम तुमसे कहें ये कोई कंटेनर है और ये मान लो कोई पिस्टन है, यहां मान लो ऐसे लिक्विड भरा है, तो बताओ इस पिस्टन पर ऐसे लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो यहां से जो फोर्स लग रहा होगा वो P इंटू ए, ये लिक्विड का फोर्स है। हम किसी एजेंट से कहें कि आप इस प्रेशर फोर्स के अगेंस्ट, ये एजेंट का फोर्स है, इस पिस्टन को इतना खिसका दीजिए dx। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई एजेंट किसी फोर्स की प्रेजेंस में स्लोली शिफ्टिंग करने में जो वर्क करता था वो सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर ये एजेंट इस लिक्विड कॉलम को dx खिसकाने में जो वर्क करेगा वो इस लिक्विड के में बताइए एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एजेंट ने किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करा? प्रेशर फोर्स के, लिक्विड के प्रेशर फोर्स के अगेंस्ट
वर्क करा, इसलिए वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो आप इसमें पहले एक लाइन लिखें और हम बताओ याद करो कैसे खिसकाते थे, स्लोली। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0। अगर हमें प्रेशर के अगेंस्ट एजेंट से कहें कि इस पिस्टन को स्लोली डिस्प्लेस करिए, ऐसा करने में एजेंट जो वर्क करेगा वो स्टोर्ड होगा प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि उसने प्रेशर फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। तो इसमें एक लाइन लिखें, द प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट, द प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, the pressure of any point inside the liquid is equal to pressure energy of that point, is equal to pressure energy of that point, is equal to pressure energy of that point, which is equal to work done by agent, which is equal to work done by agent, which is equal to work done by agent against the pressure force, which is equal to work done by agent against the pressure force। तो ध्यान दीजिए, DW एजेंट ये होगा F एजेंट इंटू DX। एजेंट का फोर्स है PA और ये DX, ये DW एजेंट। हमको निकालना वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो DW एजेंट अपॉन DV, तो ये बना PADX को DV बोलेंगे अपॉन DV, तो ये आ गया P के बराबर। यानी कोई भी एजेंट प्रेशर फोर्स के अगेंस्ट यूनिट वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने में जो वर्क करेगा वो उस पॉइंट के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। राइट, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए और हेडिंग डालिए बर्नौलीज थ्योरम। यानी आइडियल लिक्विड में हम किसी भी पॉइंट के पास तीन तरीके की एनर्जी पढ़ेंगे, तीन तरीके की एनर्जी पढ़ेंगे। एक तो उस पॉइंट का प्रेशर एनर्जी हो जाएगा, एक रो GH उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, एक हाफ रो बी स्क्वायर उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए बर्नौलीज थ्योरम। हेडिंग डालिए बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, तो देखो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है। बर्नौली थ्योरम कहता है कि अगर लिक्विड कॉन्टिन्यूटी में है तो लिक्विड के किन्हीं भी हम 2, 3, 4 कितने भी पॉइंट ले लें, हर एक पॉइंट की टोटल एनर्जी में तीन एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक ऑफ ए पॉइंट, इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। यानी बर्नौली थ्योरम बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ आइडियल लिक्विड है। बर्नौली थ्योरम हम हमेशा केवल किसमें लगाएंगे, आइडियल लिक्विड में लगाएंगे, क्योंकि आइडियल लिक्विड की ही टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, क्योंकि वहां पर कोई ड्रैग फोर्स नहीं होता, विस्कस फोर्स नहीं होता है। तो इसमें लिखें एक लाइन, इट इज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ, it is law of energy conservation of, it is law of energy conservation of ideal liquid, it is law of energy conservation of ideal liquid, that is total energy, that is total energy of ideal liquid, that is total energy of ideal liquid remains same,
that is total energy of ideal liquid remains same at each point, remains same at each point, remains same at each point। मतलब समझे जरा, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, ये मान लो कोई पाइप है ऐसे, और ये पाइप मान लो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है ऐसे, ये मान लो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप है, ठीक। ये मान लो ग्राउंड से इसकी हाइट, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया 1 पॉइंट, ये यहां पर v1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, यहां पे कोई पार्टिकल 2 पॉइंट लिया v2 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, यहां कोई पार्टिकल 3 लिया, ये v3 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और ग्राउंड से ये 1 पॉइंट h1 हाइट पे है, 2 पॉइंट h2 हाइट पे है, और 3 पॉइंट h3 हाइट पर है, ठीक है। यहां पूरे में बेटा लिक्विड है, ऐसे ऐसे लिक्विड है पूरे पाइप में, ठीक। और ये पाइप आगे भी हो सकता है, हमने बीच से ऐसे काट के दिखाया है। अगर ये यहां पे कटा होगा तो यहां का प्रेशर PATM हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कटा तो यहां का प्रेशर हम लोग P1 कहेंगे। खैर, अभी पहले समझते हैं। तो बर्नौली थ्योरम देखो क्या कहता है, बर्नौली थ्योरम कहता है कि अगर लिक्विड कॉन्टिन्यूटी में है, देखो यहां से यहां तक लिक्विड लगातार कॉन्टिन्यूअस है, बीच में गैप नहीं है, मतलब एक नदी के हम किन्हीं भी 2 पॉइंट को पकड़ के बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। 2 अलग अलग नदी के बीच में बर्नौली थ्योरम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो 2 नदी कहीं मिल रही हैं तो फिर हम उनके कोई भी 2 पॉइंट, एक इस नदी का पॉइंट, एक इस नदी का पॉइंट ले लें रिवर का, फिर हम बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 अलग अलग नदियां ऐसे जा रही हैं रिवर्स, तो हम इसका पॉइंट और इसके पॉइंट में बर्नौली थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इस रिवर के 2 पॉइंट में आपस में लगा देंगे, इस रिवर के 2 पॉइंट में आपस में लगा देंगे, लेकिन अगर ये 2 रिवर कहीं मिल रही हैं तो फिर हम एक पॉइंट इस रिवर का, एक पॉइंट इस रिवर का, तब भी बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि अगर लिक्विड कॉन्टिन्यूटी में है तो हम कोई भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, कितने भी पॉइंट सिलेक्ट कर लें, सबके बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। खैर ध्यान दो, सबसे पहले तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है। यहां का एरिया मान लो A1, यहां एरिया A2, यहां एरिया A3। अच्छा, इतना तो तुम देख के बता दोगे सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी। सबसे ज्यादा स्पीड यहां होगी क्योंकि यहां का एरिया सबसे कम है। तो एक इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है A1V1 विल बी इक्वल टू, बताओ A2V2, और ये इक्वल टू हो जाएगा A3V3। ये हमारा बनेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कह रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन है, जबकि बर्नौली थ्योरम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। तो देखो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 3। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर आइडियल लिक्विड की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां की पोटेंशियल बराबर, नहीं, टोटल एनर्जी बराबर होगी। टोटल में यहां 3 फॉर्म है, प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक। तो बताओ 1 पॉइंट का प्रेशर अगर P1, तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अगर हम इसे रेफरेंस लाइन माने तो ये बताओ रेफरेंस लाइन से H1 हाइट पर है तो हम लिखेंगे रो जी H1। काइनेटिक होगा हाफ रो V1 स्क्वायर। 2 पॉइंट पर प्रेशर अगर P2 है तो पोटेंशियल हो जाएगा रो जी S2, और काइनेटिक हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर बराबर। और 3 पॉइंट पर अगर हम बात करें तो प्रेशर होगा P3 प्लस, पोटेंशियल हो जाएगा रो जी S3 प्लस, और काइनेटिक हो जाएगा हाफ रो V3 स्क्वायर, राइट। तो देखिए इस पॉइंट की तीनों एनर्जी का सम, प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक, इस पॉइंट की तीनों एनर्जी का सम और उस पॉइंट की तीनों एनर्जी का सम बराबर होगा। ये है हमारा बर्नौली थ्योरम। तो हम कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ करके बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। कोई डाउट किसी को, हेडिंग डालें, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम,
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, हटाने से अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। केस वन, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं मैंने, बहुत आसान। केस वन, एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं हम लोग बर्नौली थ्योरम का। जैसे हम तुमसे कहें ये एक कंटेनर है और इसमें हमने एक आइडियल लिक्विड भर रखा, ऐसे ऐसे हमने एक आइडियल लिक्विड भर रखा है। लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, और ये हाइट है मान लो h, हाइट है मान लो h। हम आपसे कहें हम एक पॉइंट यहां ले रहे हैं फ्री सरफेस पर, और एक पॉइंट हम यहां ले रहे हैं बॉटम पर, 2 पॉइंट। हमसे कहा जा रहा है कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं। अच्छा, तो मैं तुमसे कहता हूं फाइंड प्रेशर एट पॉइंट 2, फाइंड प्रेशर एट पॉइंट 2, मान लो ऐसे बोलना है। तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है यार। क्यों? याद करो, हमने प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ाया था पिछली क्लास में, फ्लूइड मैकेनिक्स की पहली क्लास में। तो स्टेशनरी कंटेनर है ये हमारा स्टैटिक कॉलम है। स्टैटिक कॉलम में बताओ वाई डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट था वो रो जी था। तो जैसे जैसे हम नीचे आते थे प्रेशर रो जी एच के हिसाब से बढ़ता था। यहाँ का प्रेशर होगा पीएटीएम, ये ओपन एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पीएटीएम प्लस रो जी एच। लेकिन बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ का क्या प्रेशर है, मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा। तो देखो मैंने क्या करा, मैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाने चला। मैंने एक पॉइंट फ्री सरफेस पे लिया, ये ध्यान दो, एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया। मैं 2 पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहता हूं। तो 1 पॉइंट का बताओ एनर्जी, प्रेशर कितना, पीएटीएम। पोटेंशियल देखो कितना पोटेंशियल, तो बताओ हम रेफरेंस लाइन यहां मान लें 2 पॉइंट पर, ये रेफरेंस लाइन हो गया। यहां से कितनी हाइट है, h, तो बताओ जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, mgh की जगह रो जी एच। काइनेटिक, बताओ ये लिक्विड बहता हुआ लिक्विड है कि स्टैटिक है, तो आप करें स्टैटिक, तो इसकी वेलोसिटी 0, तो हाफ रो v1 स्क्वायर, v1 0 हो गया, बराबर। 2 पॉइंट पे आ जाओ, प्रेशर हमें निकालना P2, हमने मान लिया मुझे नहीं पता, P2 बोला। पोटेंशियल बताओ, रेफरेंस लाइन पे 0, काइनेटिक बताओ ये वाला पॉइंट, ये लिक्विड पॉइंट बताओ फ्लो कर रहा है कि रुका हुआ है, ये भी रुका है तो 0। तो हम चाहो तो इसको भी सीधा 0 लिख दें। तो देख लो जरा P2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, P2 बराबर पीएटीएम प्लस रो जी एच। P2 बराबर हो गया पीएटीएम प्लस रो जी एच। बोलो भाई, इस पॉइंट का प्रेशर आ गया पीएटीएम प्लस रो जी एच। कोई डाउट? आप ध्यान दीजिए, हम आपसे कहें कि इसके और भी एप्लीकेशंस हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन अब हम ये बातचीत अगली क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक मैं चाहता हूँ पूरा कनेक्टेड टॉपिक हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने जा रहा है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, एप्लीकेशन से ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे, एक एक क्लास करेंगे सरफेस टेंशन तक, उसके बाद हम आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहेंगे, डेली लेक्चर देखेंगे 2:30 पे डेली। ओके बेटा, बाय।